नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, 2024 के रण में सबसे बड़ी आहुति बनी वाराणसी सीट पर मोदी कल शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे 11:40 पर। लेकिन क्या केवल शुभ मुहूर्त में नामांकन कर देने से, वाराणसी की सीट जीत लेने से 400 पार की मोदी की गारंटी पूरी हो पाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का यह कहना है और यह मानना भी है कि मामला इस बार आसान नहीं रहने वाला। खासतौर पर पूर्वांचल की 30 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर हम ये माने कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है तो फिर पूर्वांचल की भूमिका इस बार भी बहुत अहम रहने वाली है। जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को कुछ ही सीटों पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन ये सीटें इस बार बीजेपी की जीत की पटकथा में बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। लिहाजा अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी पूर्वांचल में पूरा दमखम लगा रही है। वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने उतरे मोदी खुद चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल चुके हैं। काशी में रोड शो के जरिए पूर्वांचल सहित बिहार की 8 उन सीटों को भी साधने की पूरी तैयारी है जो पूर्वांचल से सटी हुई हैं। यहां 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचने के साथ ही पूरे इलाके में सियासी पारा चढ़ चुका है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है कि पूर्वांचल के रण में 2 लड़के यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगी। करेंगे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। हमारे साथ एक भरपूर पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, बढ़िया मन से दर्शन हुआ। बहुत खुश हैं कि आज मोदी जी भी आ रहे हैं। बहुत खुश नसीब है कि आज हम लोग भी यहाँ पर बाबा का दर्शन करने का मौका मिला है। लड़ाई संविधान को बचाने की है, किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। जनता आज ही तय कर देगी कि मोदी जी बैरंग यहाँ से वापस गुजरात चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब ने तोड़ा था, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीत रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो डबल इंजन का नारा देने वाले सब इंजन इनके गायब होने जा रहे हैं। कि इनको 200 पार या 200 के आसपास रहना भी मुश्किल होगा। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं। हम काशी भी चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर मोदी के रोड शो को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस डिबेट में रहेंगी। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब रहेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। ए के वाजपेयी हमारे साथ होंगे एलजेपीआर से प्रवक्ता, और इसके अलावा आनंद दुबे हमारे साथ शिवसेना से रहेंगे। संगीत रागी होंगे राजनीतिक विश्लेषक। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे काशी का, जहां पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। रोड शो वो करने वाले हैं। रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार का मैं रुख करूंगा अपने संवाददाता का। रविंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी देर में ये रोड शो शुरू होगा और क्या क्या इसको लेकर के आप वहां देख पा रहे हैं? ये जो रोड शो है 5 किलोमीटर का और लगभग 5 बजे शुरू होना था। कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी देर बाद ही ये रोड शो शुरू हो जाएगा। काशी विश्वविद्यालय से, जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय के माल्यार्पण करेंगे मूर्ति पर। उसके बाद गोदौलिया जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और इससे 500 मीटर दूर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर वो पूजा अर्चन भी करेंगे। जो 16 तरह के पूजा होगा और रुद्राभिषेक भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक कलर की बात है तो एक नज़ारा आपको दिखा दूँ इस गोदौलिया चौक का, जो मुख्य चौक है यहाँ काशी का, और इसी से अंदाज लग जाएगा कि पूरे रोड शो का क्या नज़ारा होने वाला है। एक बार आप देखिए यहाँ पर गायन भी हो रहा है, भक्ति भी है, लोगों का हुजूम भी है, जोश भी है, और मोदी के यहाँ पर नारे लगे हैं, और एक तस्वीर आपको एक और दिखा दूँ। ये
तस्वीर आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैलियों में किसी बच्ची के से उससे तस्वीर मंगाते हैं, किसी बूढ़ी माँ को कहते हैं कि आप कुर्सी पर जाओ। यहाँ भी इस रोड शो में भी एक बच्चा आया हुआ है, ये तस्वीर बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ से जब रोड शो गुजरेगा तो हो सकता है, इसे बहुत उम्मीद है कि इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं संवाद मिल सकता है। ये तस्वीर आपने बनाया जी, क्या बनाया आपने? मोदी जी के साथ मोदी जी के पुराने जो भी उनका बचपन का रूप, उनके जमाने का रूप और उनके अभी का, उनके बचपन से लेके उनके अभी तक का सबका वो। तो ये यहाँ पर गजब सा हुजूम है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काशीवासी तो हैं, लेकिन अमूमन माना जाता है काशी में हर दिन 1.5 से 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, जो अमूमन उसमें से आधे लौट जाते हैं। लेकिन पक्के तौर पर मानिए कि आज जो यहाँ पर आए हुए हैं वो लौटेंगे नहीं, न लौटे हैं, क्योंकि रोड शो इसी एरिया में होने वाला है और सब उस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, इस रोड शो का एक और महत्व है कि पूरे पूर्वांचल, जिसमें बिहार का भी क्षेत्र आता है, उसमें चौथे पेज, 5वें, 6ठे और 7वें पेज में जो भी सीटें आती है उस पर भी इस रोड शो का असर पड़ता है। जैसा कि हमने 2014 में भी देखा है, 2017 की विधानसभा, 2019 लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि इस रोड शो के जरिए वो पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए इस रोड शो का महत्व है, भले ही छोटा हो। चलिए रविंद्र कुमार, नजर बनाए रखिएगा, मैं अपडेट के लिए आपके पास आता रहूंगा। बनास के सांसद हैं, सुनते हैं रविंद्र वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि अब की बार जनता उनको सबक सिखाएगी, तो अब की बार जनता उनको सबक सिखाएगी। मोदी जी का विकास, मोदी 400 पार। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। आप क्या कहेंगे इस रोड शो प्रधानमंत्री को लेकर? हम हाँ मोदी 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 बने क्यों मोदी मंत्री हमारे देश के, क्योंकि उन्होंने बहुत इतना ज्यादा विकास किया है हर क्षेत्र में। देखिए इतनी भीड़ में हम लोग खड़े हैं। ठीक है रविंद्र कुमार, बने रहिएगा हमारे साथ। इस रोड शो को लेकर के पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अब रुक करते हैं ताल ठोक के में अपनी डिबेट की तरफ, और सबसे पहले रुक करूंगा मैं शाजिया अल्मी का। शाजिया, 2014 का चुनाव जब मोदी जीते थे तो इस बात पर जीते थे कि मुझे 70 साल के गड्ढे भरने हैं, और विपक्ष को आड़े हाथों लेकर के, उसकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा करके, मोदी अपने फेस का फायदा उठा करके ये चुनाव जीते। 2019 का चुनाव हम जीते राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी जीती राष्ट्रवाद के नाम पर। अब इस बार क्या, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि लड़ाई इस बार आसान होने वाली नहीं है। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा ये डबल इंजन सब धरे के धरे रह जाएंगे, सिर्फ डिब्बे रह जाएंगे। देखिए, आपने देखे वो सारे दृश्य भी, और पिछली बार जब नामांकन था तो मैं थी, और मैं आपको बता दूं जैसा मोदी में वो माहौल है। आप यहाँ देखिए कि किस तरह से महिलाएं उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, और देखिए इतनी गर्मी में किस तरह से दीवाने हैं लोग। अब आपकी बात है, आपका जो सवाल आपने पूछा, विकसित भारत, जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए, हमारी अर्थव्यवस्था हम तीसरे नंबर पर आए, और हर एक सैचुरेशन तो कई स्कीम्स का हो गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण, तो वो संतुष्टिकरण हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन आगे और काम कुछ करना है। तो जो चीज़ें 70 साल में नहीं हुई, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करना चाहती, मैं ब्रह्मोस की बात नहीं करना चाहती, मैं ड्रोन्स की बात नहीं करना चाहती, मैं आपको डिफेंस एक्सपोर्ट्स की भी बात नहीं करूँगी, वंदे भारत की भी बात नहीं करूँगी, लेकिन बुनियादी चीज़ जल, शाजी, आपको रोककर मैं ये बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने रोड शो का आगाज करने के लिए, अपने रोड शो की शुरुआत करने के लिए। आप देख सकते हैं वो उस वाहन पर सवार हैं, जहां उस पर चढ़ करके वो प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। मोदी, ये भाव है पूरा। काशी पथ से 24 का ये विजय पथ, मोदी कल नामांकन करेंगे। सुबह 11:40 पर यही शुभ मुहूर्त निकला है। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने रोड शो की शुरुआत काशी में करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार भी बता रहे थे कि काशी का ये रोड शो न केवल पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव डाल सकता है, बल्कि पूर्वांचल से जुड़ी जो बिहार की सीटें हैं उस पर भी इस रोड शो का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है। शाजिया, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, तो मैं वही कह रही थी कि जो बहुत सारी महिलाओं ने कहा भी, मैं सुन रही थी आपके, लगातार मैं देख रही हूँ आपके चैनल को, तो एक जो विश्वसनीयता है,
लोकप्रियता देखिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक विश्वसनीयता है, एक क्रेडिबिलिटी है कि वो है, मोदी की गारंटी है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आया है, लेकिन लोगों को यकीन है कि अगर कोई उनको अंधकार से बाहर लाकर रोशनी में लाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रधानमंत्री है। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे फिक्र है, दिल से फिक्र है। ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा जी, शाजिया की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछूंगा कि शाजिया खुद मान रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आप मानते हैं कांग्रेस को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सूखा हो चुका कांग्रेस में। अब राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कहते हुए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं है बीजेपी में, अभी गुंजाइश बाकी है, तो उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को? नहीं, बीजेपी में नहीं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पहले देना चाहिए, वो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात न करते हुए इधर उधर की ध्यान भटकाने की बातें ज्यादा कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ये 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमलों का जो टाइटैनिक है ना, ये डूबने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। ये विकासवाद पर अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये जातिवाद पर अपना प्रचार कर रहे हैं, और हार की आहट है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी में बौखलाहट है। आपने देखा होगा कि पहले चरण के बाद किस तरह से इन्होंने मुद्दे बदले। पहले चरण में विकसित भारत था, राम जन्मभूमि थी और तमाम सारे सबका साथ सबका विकास, इस तरह के मुद्दे थे। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में दूसरे मुद्दे आ गए, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान। फिर उसके बाद तीसरा चरण आया तो घुसपैठिए, बाबरी ताला लग जाएगा, इस तरह के मुद्दे। यानी पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये किस लिए किया? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने विकास के काम किए नहीं है, विकास पर उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, और लोग उनके विकास को मानते भी नहीं। आपने अभी गारंटी की बात की, मैं आपको एक लाइन में उत्तर दे दूं कि चीनी सामान की और नरेंद्र मोदी जी की जुबान की अभी कोई गारंटी नहीं बची है भारत के अंदर। दुनिया को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं, बाद में कह देंगे कि मैंने तो कहा ही नहीं, या कह देंगे ये तो जुमले थे। क्योंकि इनके जो जुमले हैं 2014 से लेकर आज तक लोग सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि मेरी बातों पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो आया है जिसमें यह सारा प्रदर्शित किया कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, हम जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यानी ये चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस मुद्दा हो गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र के मुद्दे हैं, जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, किसानों के न्याय है, श्रमिक न्याय है, भागीदारी न्याय है। हम नारी न्याय के तहत महिलाओं को एक घर की एक महिला को 1 लाख रुपया साल का देंगे। युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की है अप्रेंटिस की, उसमें उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। किसानों की एमएसपी का हमने गारंटी कर दिया है। युवाओं को कहा है कि 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस आपके लिए बनेगा, आपके स्टार्टअप के लिए। तो ऐसी तमाम सारी चीजें। श्रमिकों के लिए हमने कहा है कि 400 रुपया आपको प्रतिदिन, जो श्रमिक हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, उनको मिलेगा, वो गारंटी हमने दी है। तो जनता एक तरफ देख रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जनता के मुद्दे हैं, और यहां पर झूठ का पुलिंदा है। तो झूठ का पुलिंदा वर्सेस जनता के मुद्दे, इस तरह से ये चल रहा है। और जैसे 3 चरण के चुनाव हो गए, अभी चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, उसमें क्लियर कट सारे लोग बोल रहे हैं कि साउथ में साफ और उत्तर में हाफ। और आज का जो चुनाव चल रहा है इसमें भी आप देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो विशेषज्ञ हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से जनता नाराज है। ये नाराज जनता बाहर आ रही है और इनके खुद के कार्यकर्ता दुखी हैं। इसीलिए तो इनके कार्यकर्ता भी फील्ड में नहीं नजर आ रहे। जो पार्टी कहती थी हमारे पास में पन्ना प्रमुख हैं, तो इनके पन्ना प्रमुख कहां है? क्यों इतना प्रतिशत जो है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो इतनी गिरी हुई क्यों आ रही है, इतनी कम क्यों आ रही है? और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अनुमानित आंकड़े जो हैं और फाइनल आंकड़े हैं, उसके अंदर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्ष शासित राज्य हैं उसके अंदर प्रतिशत बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर 8.5% का फर्क आ गया, पश्चिम बंगाल में 6.5% का फर्क आ गया, उसी तरह से बिहार के अंदर 5.5% का फर्क आ गया। यानी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, वहां पर इलेक्शन कमीशन के जो अनुमानित आंकड़े हैं और फाइनल आंकड़े हैं उसमें भी फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला जरूर है, ये भी दुनिया देख रही है। इसीलिए आप देखेंगे अब चौथे, 5वें, 6वें फेज में
वोटिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी। जी शाजिया, इस गड़बड़ झाले के आरोप से कैसे निपटेगी बीजेपी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा प्रियंका ने भी यही कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका इशारा भी इसी गड़बड़ झाले की तरफ था। इनका इशारा हमेशा इसी तरफ रहता है, इसीलिए इन्हीं को लोग गड़बड़ झाला ही मानते हैं। दरअसल यही है गड़बड़ झाला इस देश में। ये जो पूरा परिवार है और उसके सारे जो दरबारी लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है, हर एक भारतीय के साथ, उसके अरमान को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, मरोड़ा है और खुद अपने को जिताया है, यही है एक्चुअली ये सारा जो खिलवाड़ है पूरे देश के साथ और उसकी उन्नति के साथ, दरअसल यही है। अब ये कह रहे थे कि हम लोग क्यों मुद्दे उठा रहे हैं, इनके न्याय पत्र में क्या था उसका जवाब नहीं देना चाहिए। जिस तरह से वो छेड़छाड़ कर रहे थे, पहले तो बात की ओबीसी की, फिर बात करने के लगे ओबीसी के आरक्षण को काटने की। तो अगर इतना आप कंफ्यूजन फैलाएंगे और इतना झूठ बोलेंगे तो आईना तो दिखाया जाएगा आपको। और बात अब संविधान की बार बार कर रहे हैं तो हम जवाब नहीं देंगे कि संविधान किसने बदला था। सुनिए, आर्टिकल 19(1) के साथ खिलवाड़ किसने किया था? नेहरू जी ने। अभिव्यक्ति की आजादी, जाना पहचाना मुद्दा जानते हो, सुना होगा आपने, सबसे पहले नेहरू जी ने किया। इंदिरा गांधी जी ने तो आपातकालीन कर दिया। राजीव गांधी ने जो फेमस शाबानो केस के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को ही बदल दिया। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 42वां अमेंडमेंट ले आई। और जो आसपा है प्रियम्बल हमारे उसमें, तो आप संविधान बदलने वाले आप लोग हैं। हम तो भविष्य और संविधान में जो आरक्षण को लेकर कहा गया है वो इसी को माना जाएगा। जी जी, संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जी संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं? 2014 मुझे याद आ रहा है जब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए विपक्ष में था, सरकार थी यूपीए की और मुद्दे तय किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, बाकायदा अपने सवाल को उठा करके उन्होंने उस वक्त की सरकार को ट्रैप में लिया था। आपको नहीं लग रहा कि इस बार मुद्दे बीजेपी तय नहीं कर रही, मुद्दे विपक्ष तय कर रहा है, बीजेपी सिर्फ जवाब दे रही है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय ये विपक्ष जो है मुद्दे तय कर रहा है। नहीं तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को आकर के ये कहना पड़ रहा है कि संविधान को बचाने जैसी कोई बात नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होगा? ये क्यों कहना पड़ रहा है आपको आकर? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने झूठ का प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जो 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने ये र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया। और कांग्रेस तो शुरू से काम करती रही और इन्हें र्यूमर फैलाने किसने दिया? क्या ये शुरुआत अनंत कुमार हेगड़े से शुरू नहीं हुई थी जब उन्होंने कहा था कि भाई संविधान में फेरबदल के लिए? देखिए क्या ये बहस वहां से शुरू नहीं हुई? देखिए एक व्यक्ति के, एक सांसद के बोल देने से ये सारी चीजें तो हो नहीं जाती हैं। अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी ने बाहर, चलिए उनको हटा दीजिए। मोहन जी भागवत की बात कर लीजिए। उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात नहीं की थी क्या? नहीं, कांग्रेस ने तो नहीं कहा था उनसे कि वो इंटरव्यू दीजिए। गलत है। आप देखिए, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल बात नहीं कही। अनुराग जी आप बिल्कुल नहीं कही थी। आप एक मिनट साजिया। अनुराग जी, मैं उस दिन झंडेवाला में था। ये बहुत ही बाहियात और बेहुदा किस्म का र्यूमर लालू प्रसाद यादव ने किया था। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ठीक करते हैं, कहा है कि यदि आप गांधी परिवार को फल-फूलित देखना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। यदि लालू के बच्चे बच्चियां नाते नातियां को फलित होना देखना चाहते हैं, आरजेडी को दे दीजिए। यदि मुलायम सिंह के वंश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप मुलायम सिंह की पार्टी को वोट दे दीजिए। लेकिन अपने बच्चों का भविष्य यदि देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियों का मतलब जिसमें सब कुछ उसका परिवार तय करता है। अनुराग भदौरिया की हैसियत नहीं है जो कभी वो सपना देख सकें, क्योंकि उनके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के गर्भ में होने वाला बच्चा भी आने वाले दिनों में तैयार रहेगा कि वो उस पार्टी का अध्यक्ष बने। वही राहुल गांधी के साथ लागू है, वही लालू प्रसाद यादव के खानदान में लागू है। तो ऐसी पार्टियां देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कोड हैं। एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि न्याय न्याय न्याय, तो इन्हीं के एक प्रवक्ता थे, बार बार पकौड़ा बेचते हैं, क्या किया? तो इन्हीं से कोई पूछेगा कि 53 साल सत्ता में रहे तो क्या तेल बेच रहे थे? गरीबी हटाओ के बारे में बात करते, यही राहुल गांधी कहते थे गरीबी है कहाँ? ये तो मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक अवस्था है। अरे भाई, आज आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं अपने मानसिक इलाज करा लेते हैं भाई?
जो बार बार आप झूठ का झूठ और रोज आप झूठ पढ़ते हैं, खटाखट 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 खटाखट, ये कोई विजन है? ये देश के लिए कोई दृष्टि है? मैं तो हैरान होता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का पतन कितना हुआ है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी पूरी वंश में उनको सिर्फ इतना है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को तो सब अपने कंट्रोल में रख पाई है, लेकिन देश ने उसको नकार दिया है। और यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक पराजय के अंतिम सबसे कमतर स्थिति में आज के दिन में आने वाली है। एक बात और, इस देश को सोचना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ा होना है या राम मंदिर के पक्ष में खड़ा होना है। लेकिन हर हर महादेव करके और जय श्री राम करके नैया पार हो जाएगी क्या? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। संगीत रागी जी, मुझे सभी को बराबर का समय देना है। गांधी औरंगजेब और बाबर के साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी अनुराग जी मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे जिसने 370 को खत्म किया? ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे जो काशी विश्वनाथ का उद्धार किया? ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे? चलिए अब सापरा जी का जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी और भी मेहमान है मेरे पास। हराना चाहेंगे जो भारत की विरासत और वैभव को खड़ा करना चाहता है, या ऐसी पार्टी को देखिए जो देश के टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होती है? देश को निर्णय लेना। ठीक है सापरा जी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त। इन्होंने अपने वक्तव्य में एक शब्द का वापर किया, कोड शब्द का इन्होंने वापर किया है। हाँ, जनता आज क्या चाहती है पता है? जनता चाहती है कि महंगाई का कोड कौन निकालेगा, जनता चाहती है कि बेरोजगारी का कोड कौन निकालेगा, आर्थिक विषमता का कोड कौन निकालेगा, किसानों के उत्पीड़न का कोड कौन निकालेगा। लखीमपुर खीरी जहां पर जाकर के अमित शाह बोलते हैं कि वो टेनी को हम और आगे ले जाएंगे, उसी टेनी के बेटे ने तो 4 किसानों को टायरों तले कुचल दिया। वो कोड भी निकालना है। वो जो महिला जो सड़कों पर बैठी थी ना दिल्ली में, उनका भी कोड निकालना है जो आप नहीं निकाल सके हैं। मणिपुर के दंगों का कोड निकालना है जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं, वहां पर स्टेज पर खड़े होके कहते हैं इसको दिया हुआ वोट मुझे आएगा, एक बलात्कारी को दिया हुआ वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। तो ये कोड निकालना है। ये तमाम सारे कोड निकालने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रही है, इसलिए जनता सपोर्ट कर रही है। अभी रुकिए, अभी इसके बाद में आपके संविधान विरोधी भी बात बता देता हूं कि संविधान बदलने की बात ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। ये आनंद हेगड़े से लेकर के ज्योति मिर्दा के बाद दिया कुमारी से लेकर के अरुण गोविल से लेकर गिरिराज सिंह, आपके तमाम सारे नेता, लल्लू सिंह अयोध्या से लल्लू सिंह सब कहते हैं कि 400 पार दे करा दीजिए, संविधान बदलना है। अरे ये नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी है, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। तो जो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी हो, जो नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी हो, उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। उसका विरोध जनता कर रही है। और ये साजिया मुझे बोलने इसलिए नहीं दे रही है ताकि ये मेरी आवाज दबाना चाहती है। ये लगातार साजिया और संगीत रागी जो है ये मेरे बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी, अरे तुम्हारी दादागिरी है क्या? ये बोले जा रहे हैं। अब मैं बोलूंगा आपके बीच में, आपको भी समझ में आएगा। आप कर लीजिए दादागिरी, आपको भी समझ में आएगा। बोल के दिखाइएगा। दादागिरी को तो खत्म कर दिया ना। ये आपकी दादागिरी है ना। आप पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना चैनल पर बोलने देते हैं। ये तो फ्री हैंड आपको दिया हुआ है। शाजिया एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास बोले तो बीच में 2 बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। नहीं भाई साहब, आप रोते रहिए और आप झूठ बोलते रहिए। आप यही कीजिए। रोने का काम तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मैं फिर से बोल रहे हैं, अरे आप रोते रहिए। जनता आपके आंसू निकलवा रही है। चलिए, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, कोई निकलवा नहीं रही है। पास में सवालों के उत्तर नहीं है। ठीक है, अनुराग भदौरिया सच बोलने को कुछ नहीं। मैं मुझे 2 मिनट नहीं, मैं आऊंगा शाजिया आपके पास आऊंगा। शाजिया आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। अनुराग भदौरिया साहब, 2 लड़के मिलकर के कह रहे हैं कि विजय रथ रोक सकते हैं बीजेपी का, लेकिन इन 2 लड़कों का इतिहास अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस के हाथ में साइकिल का हैंडल थामा था तो साइकिल बहुत दूर तक चल नहीं पाई थी। कैसे रोकेंगे विजय रथ? मुझे लगता है वाजपेयी जी से बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलता हूं थोड़ी देर बाद। आप वाजपेयी जी को ले लीजिए, पहले आप जवाब दें, मैंने आपसे सवाल किया। वाजपेयी जी को ले लीजिए, मैं बोलता हूं उसके बाद।
नहीं, आप पहले वाजपेयी जी को ले लीजिए, उसके बाद बोल दूंगा मैं बाद में। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा ना किसे लेना है। 25-23 मिनट तक ये कोई ठीक है, 23 मिनट तक 40 बैठाने के बाद अब जब उनको भी बुलवा लीजिए, फिर लास्ट में तो कल से मैं एक काम करूंगा कि 90 सेकंड का टाइमर लगा के सबको एक बार पहले मौका दे दिया करूंगा। अब जवाब खत्म होने से पहले किसी दूसरे के पास जाया नहीं जा सकता। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो उससे स्पष्टीकरण भी लेना जरूरी है। यही होता है डिबेट का। अब देखिए, आप अपना समय इस तरीके से खराब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो मैं कल से 90 सेकंड का टाइमर शुरू कर दूंगा, तो सबको एक एक बार मौका दे दिया करूंगा। वाजपेयी जी से बुलवा लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। चलिए, आप अनुराग भदौरिया साहब जवाब दीजिए। उसके बाद ये तो देखिए सवाल अब क्या बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि डबल इंजन, इनका डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो कोई इंजन तो बचा नहीं है जो इनका। शाजिया, मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया को, सुन लीजिए। आप बताइए, ये डिबेट करा रहे हैं, आप सोचिए, आप ये डिबेट करवा रहे हैं। अनुराग जी बोलिए। तो यही होता है मुस्कान जी, बोलिए। तरीका ही आपने गलत स्टार्ट किया, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने सबको पहले लड़ा दिया, सबको पहले। हमने किसी को नहीं लड़ाया साहब, हमने किसी को नहीं लड़ाया। रणभूमि में आप लोग हैं, हम कौन होते हैं लड़ाने वाले? अरे आप डिबेट ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आप बोलिए, जवाब दीजिए। बोलेंगे तो कौन? इसलिए तो मैं समझ गया था ना कि डिबेट में यही तरीका होने वाला है। नहीं, चलिए, ऐसे मत कीजिए। सुनते रहे। शाजिया बोलने दीजिए अनुराग जी को। बोलिए अनुराग जी, मेरा सवाल स्पष्ट था। अरे कितना बोला इन्होंने, कितना बोला है भाई? मैं तो कह रही हूँ एक तथ्य का जिक्र कर देना। तो शाजिया बोलने देंगी तब करेंगे ना। शाजिया बोलने दीजिए। किससे बना सकते हैं? कैसे रोकिएगा अनुराग भदौरिया विजय रथ को? एक भी तथ्य नहीं था। अब हो गया तो मैं आप बोले। देखिए, मैंने बोला कि अभी कह रहे थे कि डबल इंजन तो बचा नहीं है, डब्बे भी पटरी से उतर के बिखर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है जनता की नजरों में। अभी अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे लाके, विकास के मुद्दे नहीं, दूसरे मुद्दों लाके भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे। बताइए, सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर में कभी किसी ने सोचा था कि मंगलसूत्र की बात होगी? मंगलसूत्र इस देश का मुद्दा बनेगा? वो पार्टी मंगलसूत्र की बात कर रही है जिन्होंने कितने किसानों की मौतें हुई जो धरने पे बैठे रहे, जिनकी वजह से मंगलसूत्र छिना लो महिलाओं का, ये जिम्मेदार है उसके बारे में। और ये बात करें मंगलसूत्र की, ये मंगलसूत्र की बात करेंगे जिनके राज्य में 28,000 पर तोला की जगह 83,000 पर तोला सोना हो गया। ये मंगलसूत्र की बात करेंगे? ये किसकी बात करेंगे? मंगलसूत्र की बात किसी करेंगे? भैंस की किसकी बात करेंगे? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, आपने डिबेट की स्टेसी करवा दी आज। नहीं, मुस्कान जी, आपने बहुत डिबेट करवाई। ये आप लोगों की शालीनता पर निर्भर करता है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा काम सवाल पूछना। आपने डिबेट नहीं करवा पाए, छोड़िए। और अनुराग जी, आप अनुराग भदौरिया जा कहा रहे हैं? आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं। आपकी बात आप जब बोल रहे हैं तो जनता सुन रही है। और आपको क्या चाहिए? बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे मौका दे रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मौका दे रहे हैं। क्या मौका दे रहे हैं? तो किसी के बीच में नहीं, शाजिया बिल्कुल अनुराग भदौरिया शांति के साथ आपकी बात सुनते रहे। शाजिया, जितनी देर आप बोली अनुराग भदौरिया सुनते रहे शालीनता के साथ। मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर कि आप भी सुन लीजिए। बहुत शालीनता के साथ सुना अनुराग भदौरिया ने, कोई इंटरप्शन नहीं किया। ये डिबेट आपकी, देखिए अनुराग जी अपनी बात पूरी करें। चलिए बोलिए। देखिए, ये मुस्कान जी आपका डिबेट निकालिए अपनी ओर। मुस्कान जी, ये ठीक नहीं है डिबेट का तरीका। नहीं अनुराग भदौरिया, लेकिन यही तो चैलेंज है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। यही तो जीत हासिल करनी है आपको। आप कैसे भाग रहे हैं? यही तो जीत हासिल करनी है सर, यही जीत हासिल करनी है। को बैठते हैं हम, आप डिबेट करवाने की जगह कभी इधर कभी उधर। नहीं, इसमें मुझे दोषी मत बनाइए। ये आप ही के सब साथी संबंधी हैं। बताइए, आप जवाब पूरा करें। अरे हमने कुछ बोला ही नहीं, हम तो किसी के डिबेट। नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया, आपने कहीं इंटरप्शन नहीं किया। बोलिए। भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हमने संतुष्ट, इन्होंने जनता को असंतुष्ट किया। जनता अगर असंतुष्ट नहीं होती और जनता पे अगर इसने अपना विश्वास नहीं खोया होता तो आज परेशान थोड़ी होते। तो ठीक बोल लो। आज परेशान किस बात पे हैं? परेशान इस बात पे हैं तो ठीक बोल लो ये भाई। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से, अरे यार चुप कराइए। देखिए आपने बेकार, सच कह रहा हूं, आपने क्या संगीत रागी जी, मेरा निवेदन है उनको एक बार सुन लीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगा। ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, बात पूरी नहीं हो पा रही। बुलवा दिया, उनका मुंह खुल गया बोलने का। देखिए, सब मेरे मेहमान हैं, मैं किसी की आवाज बंद नहीं कर सकता। विशेषज्ञ हैं, पहले राजनीतिक लोग बोल लेते तब बुलवा लेते उनको। अब आपने पहले उनको बुलवा दिया, अब उनका मुंह खुला हुआ है। अब उनको लग रहा है कि हमें सबके बीच बोल रहा है, इसलिए पार्टी हो यार, कितना बोलोगे? दे देते तो आज चार सांसदों की पार्टी हो, इतनी ही हैसियत है, कितना बोलना चाहते हो? छोड़ो, हम डिबेट ही नहीं कर पा रहा हूँ यार।
अनुराग भदौरिया को नाराज कर ही दिया शाजिया ने मिलकर और संगीत रागी जी ने मिलकर। आनंद दुबे जी भी मेरे साथ हैं। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, मोदी वर्सेस मुद्दे का चुनाव है इस बार। कांग्रेस का यह मानना है कि मोदी की गारंटी, नारा तो उछला है लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं दी गई। अनुराग मुस्कान जी नमस्ते। देखिए, आपके टेलीविजन पर जो आज आदरणीय मोदी जी का रोड शो दिखाया जा रहा है, यही पूरा देश नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी एक हफ्ता पहले अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी शानो शौकत के साथ पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लग जाती है मोदी जी के रोड शो में। तो ये 6 किलोमीटर का जो रोड शो है, यही पूरे भारत देश के चुनाव की गरिमा है, ऐसा हमारा मानना नहीं। पूरे पूर्वांचल में जिस प्रकार रोजगार आना चाहिए था, आया क्या? जिस प्रकार विकास होना चाहिए था, हुआ क्या? भदोही जो बनारस से ही सटा हुआ है, इतना बड़ा कालीन नगरी के नाम से जाना जाता था, आज भदोही में कालीन बुनकरों की क्या स्थिति है? क्या एक्सपोर्ट वहां का बढ़ा? जो बनारस फेमस है बनारसी साड़ी के लिए, हमारे बुनकर भाई बहन अपनी जीविका चलाते हैं, जो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत से भी कामकाज जुड़ा है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ क्या? इन सब विषय पर कोई बात ही नहीं कर रहा। केवल मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, एक रोड शो चल रहा है, लोग फूल फेंक रहे हैं। वो फूल भी एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लोगों के घरों में पहुंचा देता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। और प्रधानमंत्री जी गरिमादायक पद होता है, लोग उत्साहवर्धक भी देखना चाहते हैं कि अपने सांसद को देखें। 365 दिन तो देख नहीं पाते, चलिए इसी बहाने, नामांकन के बहाने, रोड शो के बहाने हम अपने प्रधानमंत्री को देखें। तो इसको लेकर अगर आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं कि वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, क्या बनारस में काम हो गया, तो ये 6 किलोमीटर ही बनारस नहीं अनुराग जी, बनारस एक ग्रामीण क्षेत्र भी कहा जाता है, बनारस एक गांव भी कहा जाता है। उस गांव में जल पहुंचा क्या? उस गांव में घर मिला क्या लोगों को? उस गांव में पक्की सड़कें पहुंची क्या? जिन गांवों को प्रधानमंत्री जी आदर्श योजना के तहत गांव लिए थे, उन गांवों का विकास हुआ क्या? इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा हो रही कि वाह मोदी जी अब हाथ हिला रहे हैं, चारों तरफ खुशियां हैं, चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है, और मोदी जी अब 400 बहुत मौजूद बात आपने कही आनंद दुबे जी। AK वाजपेयी जी 14 चल गया, 19 चल गया मोदी जी के चेहरे पर, लेकिन क्या अब ये वाला चुनाव मोदी जी के चेहरे पर चल पाएगा? क्योंकि वाकई में पूर्वांचल पर जहां पिछड़े थे, वहां जीत की गारंटी क्या अब भी है? आपको दिखाई दे रही है काम होना अभी बहुत बाकी है, साफ तौर पर शाजिया ने भी माना है। देखिए, देश की जनता के दिलों में अगर प्रधानमंत्री ने जगह बना ली है और वो उनके स्वागत के लिए आती है, तो क्या इसमें भी ऐतराज है? क्या वाजपेयी जी उसमें भी ऐतराज है? अच्छा, क्या वाजपेयी जी एक मतलब देखिए, बार बार अनुराग मुस्कान मुझे मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, मैंने मिसकोट नहीं किया। अनुराग मुस्कान जी मुझे बार बार मिसकोट कर रहे हैं वाजपेयी जी। अच्छा ठीक है, तो आप ये मानते हैं काम पूरा हो गया है? मैंने कहा हम लोग पांचवी, मैंने आपसे कहा हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हमें तीसरी अर्थव्यवस्था से उठकर और आगे जाना है। हाँ, तो काम बाकी है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आपने भी कहा। संदर्भ में कह रही थी। हाँ, तो मैंने ये कभी नहीं कहा था कि काम नहीं हुआ या भाजपा में कुछ कमी है। तो आपने वो मिसकोट नहीं, मैंने भाजपा में कमी की बात नहीं कही, मैंने सिर्फ काम बाकी है कहा। वाजपेयी जी आपने कहा आप देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अरे क्या हो गया यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 सालों में काम करने के बाद जगह बनाई है ये। और जब हम ये बात कहते हैं तो डाटा के कहेंगे, हम काम गिनाएंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के ऊपर इतने गहरे धब्बे लगे हुए, इतने गहरे दाग लगे हुए, चाहे वो संविधान के कांग्रेस तो 10 साल से सत्ता से बाहर है ही, वाजपेयी जी वो तो सत्ता से बाहर है ही। अरे तो कांग्रेस ही तो क्लेम कर रही है, कांग्रेस ही क्लेम कर रही है ना अपने आप को। उधर अरविंद केजरीवाल भी क्लेम कर रहे हैं, हम जो क्लेम कर रहे हैं काम के नाम पे कर रहे हैं। ये जनता जो उमड़ के आ रही है ना, ये ऐसे नहीं आती। जनता को जब विश्वास में लिया जाता है, उनको काम करके उनके दिल जीते जाते हैं। 24 लाख करोड़ रुपए हमने हाईवेज और रेलवे के लिए लगाए, खर्च किए बकायदा। 29 लाख करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांसफर किए, 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों को हर घर बना के दिए, 3,80,000 करोड़ रुपए छोटे छोटे किसानों को बेचारों की चिंता की और उनको हमने पैसे दिए। 22,000 करोड़ रुपए आदिवासी बच्चों की चिंता की, उनको बना के दिए। 50,000 करोड़ रुपए रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो खोमचे वाले छोटे छोटे गरीब गुरबा, उनको धंधा करने के लिए दिए। 65,000 करोड़ रुपए, कितने गिनाऊं मैं, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है।
ये काम के बस पे बनता है ये विश्वास। मोदी का विश्वास, मोदी की क्रेडिबिलिटी, मोदी की गारंटी उनके 10 सालों के काम मोदी का विश्वास, मोदी की ये तो रोज क्रेडिबिलिटी, यही अनुराग भदौरिया और मोदी की गारंटी जी जीत का सबसे बड़ा सूत्र बता रहे हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े साथी सहयोगी जो प्रवक्ता हैं, ये कभी भी आज तक देखा होगा आपने, अपनी पार्टी तक का नाम नहीं लेते। अभी प्रवक्ता है उस पार्टी के, लेकिन पासवान जी के बारे में नहीं बोलेंगे। इसलिए इनसे सीधा सवाल करें, भीड़ उमड़ के आ रही है, किधर आ रही है? चश्मा लगा के बैठे हो क्या? कौन सी भीड़ आ रही है? कहाँ भीड़ उमड़ रही है? भीड़ उमड़ के भाग रही है, भीड़ उमड़ के भाग रही है, भीड़ बैठी है धरने पे, किसान बैठा था धरने पे, उसको भीड़ बोलते हैं। भीड़ आपके खिलाफ धरने पे बैठी थी, आपको न्याय मांग रही थी, आपसे कह रही थी कि मुझे एमएसपी की गारंटी दो, आपसे कह रही थी कि मुझे आपका जो कानून बना काला कानून वापस करो, तब भीड़ दिखाई पड़ी थी आपको, उसको भीड़ कहते हैं। भीड़ यहाँ रास्ते पे जब धरने पे बैठे थे, पहलवान महिलाएं जब धरने पे बैठी थी तो आपको भीड़ दिखाई पड़ी होगी। आज जो यहाँ पे छात्र जो अपना रोजगार मांगता है, जिस तरह का प्रदर्शन आप उनके ऊपर लाठी चलाते हो, वो भीड़ देखने को मिलती है। भीड़ देखने को मिलती है जिस तरह से आपने यहाँ युवाओं को परेशान कर रखा है। युवा बेचारे अपने छात्र यहाँ पे रोजगार मांगने जाता है या एग्जाम देने जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, तब आप लाठी बरसाते हो तो भीड़ दिखती है। भीड़ दिखाई दे रही है कहां? जहां आप अन्याय कर रहे हो। जिन आपने किसके साथ न्याय किया, किस वर्ग के साथ न्याय किया? किसान के साथ आपने अन्याय किया, महिलाओं के साथ आपने अन्याय किया, युवाओं के साथ आपने अन्याय किया, छात्रों के साथ आपने अन्याय किया। आपने जिस तरह से समाज के अंदर में शिक्षा व्यवस्था आपने चरमराई है, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। कौन वर्ग आपसे खुश है? कौन वर्ग आपको वोट दे रहा है? अगर आपको वोट मिल रहा होता तो आप आज परेशान ना होते। उत्तर प्रदेश से साफ हो चुके हो, आप कहीं नहीं हो। कहीं एक आध दिक्कत सीटें आ जाए तो आ जाए, वरना सीट खोज रहे हैं, कहीं मिल जाए ऐसे हाथ डाल के झोले में डलते हैं, कहीं एक आध कोई टकरा जाए कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि जनता को आपने दर्द दिया है, इस दर्द के बदले में जनता आपको वोट के माध्यम से आपको सत्ता से हटा रही है, और आप खड़बड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो। अरे अगर आप बार बार 70 साल, अरे आप 10 साल से सरकार में, 10 साल से सरकार में आपने क्या क्या बताइए? कौन सा आपने डेवलपमेंट किया? क्या मेट्रो नहीं बताइए, आपने बोला था क्यूटो बना देंगे, क्या बनारस क्यूटो बन गया? क्या यहाँ बुलेट ट्रेन आ गई? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉलर के मुकाबले, रुपए के मुकाबले डॉलर सस्ता हो गया? आप तो कहते थे डॉलर बहुत, रुपया बहुत पतला हो गया है। अब तो डॉलर के मुकाबले रुपया तो एकदम ही पतला हो गया है। कर्जा देश के ऊपर आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पे ला दिया आपने। हर व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा यहाँ पे सर पे कर्जा लेके घूम रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? आप बताइए, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल आपके साथ दिक्कत है कि आपको समाज के बारे में कोई मालूम नहीं है। समाज के ताना बाना आपने तोड़ने का काम किया है, समाज के अंदर में भाईचारा खत्म करने का आपने काम किया है, समाज को आपने विकसित नहीं किया, समाज को आपने तोड़ने का काम किया। इसलिए पूरी हिंदुस्तान की जनता एक साथ हो गई है और आपको वोट के माध्यम से 4 जून को आपको विदाई ढोल बाजे के साथ कर देगी। ढोल बाजे के साथ विदाई करने की तैयारी शाजिया अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपने भी सोचा होगा कि क्या दिया जा सकता है, क्योंकि मैं प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था रायबरेली और अमेठी को लेकर के, तो उन्होंने 8,500 रुपए महिलाओं को देने की, जरूरतमंद महिलाओं को देने की बात की है। राहुल गांधी साफ तौर पर जनसभाओं में कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने पैसा अडानी अंबानी को दिया, वो पैसा अगर हम सत्ता में आए तो गरीब जनता को देंगे, जरूरतमंदों को देंगे, नौकरी देने की वो बात कर रहे हैं। ये बात अगर जन जन तक पहुंच गई तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी डगर आपके लिए? अरे मुश्किल किसके लिए हो रही है? आप देखिए क्या कैफियत में आ गए हैं, वो जुनूनी अवस्था में, और क्या हाल में आ गए हमारे भाई। हम तो उनसे कह रहे हैं इतने कम तो वोट। अरे मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बहुत बोला आपने। अब देखिए अनुराग मुस्कान जी, जनता पार्टी मीडिया में बची है, मीडिया में। चलिए आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, बोलते रहिए भाई साहब, परेशान नहीं होते। उगलिए भाई साहब, आज परेशान रहिए और उगलिए, नजरों में और उगलिए, क्योंकि जनता के साथ आपने शाजिया जी को जवाब देने दीजिए। अनुराग मुस्कान जी सत्ता पे बैठा था। नहीं, मैं अनुराग जी को बोलने दीजिए। 19 में भी आपको सत्ता पे हाल में आ गए ना। जनता के साथ आपने क्या किया? उस जनता को आपने लाइन में लगा रखा है। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में जुनून फिल्म में देखा था, वो सूफी की हालत क्या हो गई थी। 5 किलो आटा में आप जिंदा रखना चाहते हैं जिस देश को आपने कहा था अनुराग मुस्कान जी देश की बना देंगे, बन गई है। ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर आप जनता को जिंदा रखना चाहती हैं। इनका वादा ये है कि 8,500 रुपए मिलेगा महीने का। और बोलिए, नहीं, अरे और बोलिए, नहीं, जवाब आपको देना है। नहीं, ये कह के जवाब देने से मत बचिए शाजिया। नहीं अनुराग जी, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्यों बच रही हूँ? आप अनुराग तो जवाब मैंने सवाल तो मैंने आपसे पूछा था। बोल रही थी, लगातार बोल रही बीच में आप। शाजिया सवाल मेरा था आपके लिए। आपने पूछा था, जवाब कौन दे रहा है? नहीं, मैंने तो जवाब आपसे मांगा। उस सवाल का तो वो जवाब भी नहीं दे रहे। बोलिए। अरे आपने मांगा। अरे अनुराग मुस्कान जी आप, हाँ तो बोलिए फिर। और
फिर अनुराग मुस्कान से बताइए ना बोलने को सवाल। तकलीफ हो रही नहीं, वो अनुराग भदौरिया हैं। मुस्कान जी मुझसे पूछेंगे, आप बीच में बोले। अकेले ही इस देश के ऊपर। अरे मैं जानती हूँ, पर आप इनका मुंह पे ताला नहीं लगा पा रहे ना। बोला था आप टोक रहे थे। बाबरी ताला। अनुराग भदौरिया साहब सवाल का जवाब ले लेते हैं शाजिया से। ताला नहीं लगा पा रहे हैं आप। शाजिया से सवाल का जवाब ले लेते हैं। शाजिया, ताला आ गया। अरे अभी क्या क्या आएगा? अभी तो बाबरी ताला तक पहुंचे हो, जनता तक तो पहुंचे ही नहीं पाओगे। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो शायद आपको बाबरी ताला जनता तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं जनता तक। शाजिया, जरूरत नहीं पड़ती या मंगलसूत्र की जरूरत नहीं पड़ती अगर ठीक, जनता तक पहुंचे हो। जवाब तो ले लीजिए। सवाल किया है तो अनुराग भदौरिया जवाब तो ले लीजिए, फिर आप कहेंगे कि जवाब दिए बिना भाग गई शाजिया। नहीं, आप बड़बड़ाइए। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं अनुराग मुस्कान जी। अनुराग मुस्कान जी, इनको बोलने दीजिए, इनको बड़बड़ाने दीजिए। नहीं। हो जाती है इनकी क्या अवस्था हो गई। सुनिए, और एक और चीज अनुराग मुस्कान जी, थोड़े बहुत ही वोट मिल रहे हैं, वो भी कट जाएंगे समाजवादी पार्टी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो दे दीजिए अपनी तो। नहीं, मैं आप अरे सवाल मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस अपने वादे लेकर के जनता में आ रही है, वो वादे अगर अंतिम जनता तक पहुंच गए तो फिर राह कितनी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। यकीन करेगा। अरे इतने साल से कांग्रेस पार्टी है, पानी तक नहीं दे पाई। पानी नहीं, जल के कनेक्शन नहीं हो पाए, शौचालय नहीं बने। आप क्या बात कर रहे हैं? खटाखट फटाफट भगाएगी इनको। क्या बात कर रहे हैं? कोई सीरियसली लेता है कांग्रेस पार्टी को? उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 70 साल पे, लगातार बोल रहे हैं। देखो बड़बड़ा रहे भाई। बिल्कुल याद है, आपका दिमागी तवाज़ुन वाकई में हिल गया है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे और संगीत रागी जोड़ना चाह रहे हैं। आनंद दुबे जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वाजपेयी साहब बता रहे थे कि 50,000 करोड़ का ये किया, 80,000 करोड़ का ये किया, 1 लाख करोड़ का ये किया। वाजपेयी साहब, आप तो बिहार से आते हैं, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी बिहार की सभा में क्या कहते थे? 50,000 करोड़ दे दूं? नहीं। 1 लाख करोड़ दे दूं? नहीं। और दे दूं? बिहार में कितने लाख करोड़ रुपए केंद्र से आए, उन पैसों से बिहार में क्या क्या हुआ, अगर ये एक बार बीजेपी का कोई भी नेता बता दे तो देश की जनता समझ जाए कि आपकी कथनी और करनी एक समान है। वरना आप तो जानते ही हैं कि जुमलेबाजी कह के धीरे से खिसक लेते हैं आप। पैसे बोलना अलग बात है, जमीन पर उन पैसों का काम देखना अलग बात है। इसीलिए आपका ये जो 400 पार का नारा है, ये धराशायी हो गया है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी की रैलियों में भीड़ हो रही है, नरेंद्र मोदी जी बार बार महाराष्ट्र आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब 1, 2, 4 रैलियां इनकी यहां नहीं हो रही हैं। पूरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि 48 में से अनुराग भाई 10 सीट भी इस बार नहीं जीत रहे हैं। पिछली बार 41 सीटें जीते थे, और 41 और 10 में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर ये इन 10 वर्षों में काम किए होते, सबका साथ सबका विकास की बात किए होते, अपने सहयोगी दलों को प्रेम से रखे होते, उनके पीठ में छुरा नहीं भोंके होते, पार्टियों को तोड़े नहीं होते, वरिष्ठ नेताओं का अपमान नहीं किए होते, विपक्ष के नेताओं को जेल नहीं भेजे होते, तो आज आपकी यह स्थिति नहीं होती। साजिया जी आज 10 सीटों पे आ गए, और प्रधानमंत्री जी खुला ऑफर दे रहे हैं कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। सब जानते, बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की और आप कह रहे हैं कि पूरा देश एक तरफ उमड़ गया है, शर्मनाक है वो शर्मनाक है। इस रैली में लाखों की भीड़ है। अरे भीड़ तो इवेंट मैनेजमेंट करके भी की जाती है, लेकिन भीड़ वोट में जल्दी तब्दील नहीं होती। और इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विदाई का चुनाव है। गाजे बाजे के साथ 4 जून को जनता ने एक ही धुन की है, 4 जून, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय। ठीक है, संगीत रागी जी, ये मोदी की गारंटी में गारंटी किस चीज की है, विपक्ष ये भी जानना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो किसान के अत्याचार की, महिलाओं पे बढ़ रहे अत्याचार। भदौरिया साहब बोलने दीजिए ना, संगीत रागी जी की बारी है, बोलने दीजिए। ठाकरे भी देख रहे होते हैं, आप भरपूर बोल लिए, मेरा बेटा इतना समय रहा तो फिर आऊंगा आपके पास। संगीत रागी जी बोलिए। दूसरी बात, कार सेवकों का हत्यारा पार्टी कहे कि काम नहीं हुआ है, तो उसके सामने ही उसकी छाती पर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, तो कम से कम ये तो नहीं बोले। पूर्वांचल एक्सप्रेस जीता जाता नमूना है कि वहां की इकोनॉमी को कैसे बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें किस पद पे थे, जरा बताएंगे आप?
नहीं बता गौ का हत्यारा कांग्रेस पार्टी कहे कि भारत की विरासत नहीं, वैभव नहीं आगे हुई है। किस पद पे आप थे? 370 का खात्मा करके एक पूरे स्टेट को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम, एक तो कांग्रेस पार्टी थे जिनके पुरखों ने इस देश को पाकिस्तान को दिया, चीन को दिया, कई हिस्से भारत के बर्बाद कर दिए, स्वतंत्रता के बावजूद भी उनको पाकिस्तान को दे दिया, चीन को दे दिया, चीन के साथ अंडरहैंड डीलिंग भी कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कांग्रेस पार्टी के हैं। और दूसरा है कि नरेंद्र मोदी पर इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगाती है कि अरे भाई ये चीनी सामान की तरह इनकी गारंटी है। राहुल गांधी की क्या गारंटी है? राहुल गांधी की नैतिक क्रेडिबिलिटी क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के नोट को फाड़ने वाला आदमी क्या इतना योग्य है कि भारत के किसी भी पद पर सुशोभित हो सके? क्या जो आदमी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हो लेकिन सारी जगह अपने को मुख्य भूमिका में रखता हो, क्या ऐसे व्यक्ति देश के पूर्ण पद पर बैठने लायक भी है? नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब पैतृक संपत्ति समझने वाले देश को हैं और यही कारण है कि चरण सिंह सापरा जी फिर भी आलोचना करते हुए भी संगीत रागी ये तो मानते हैं कि पूरे इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के आपके अपने अलायंस में ही मतभेद हो सकता है। तो अगर इस चीज का फायदा मिलता है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इंडिया अलायंस को मिलता है, अगर आपको लगता है मोदी जी की राह कठिन है और इसका फायदा आपको मिलता है, तो फिर झगड़ा तो आपकी पार्टी में भी रहेगा, आपके अलायंस में भी रहेगा। नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, बड़ी है क्रेडिबिलिटी। इसीलिए हमारा जो हंगर इंडेक्स में हमारे देश का नंबर 125 देशों में से हम 119वें नंबर पे आ गए हैं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर ना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया है। आज हमारा जो छोटा व्यापारी है वो जीएसटी से परेशान है, वो जीएसटी की प्रक्रिया और पेनल्टी से परेशान है। हमारे जो और गरीब लोग हैं वो अपने जगह पर परेशान है क्योंकि नौकरियां नहीं है यहाँ पर। अमीरों का फायदा इन्होंने किया हमेशा। अगर पैकेज दिया इन्होंने तो अमीरों को दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया इन्होंने। अगर टैक्स माफ, कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया तो वो अमीरों का 8% टैक्स माफ किया। अगर इन्होंने लोन माफ किए तो अमीरों के लोन माफ किए। इन्होंने कोई किसानों के लोन माफ नहीं किए, किसानों का कोई जीएसटी। लेकिन जिन दो अमीरों का नाम आप लेते हैं, अडानी और अंबानी का, तो मोदी जी तो कांग्रेस पर पलटवार करते हैं उनके नाम को लेते हुए। वो तो कांग्रेस से संबंध बताते हैं। क्या फिर से बोलिए? मैं कह रहा हूं जिन दो अमीरों का नाम राहुल गांधी अक्सर लेते हैं, अडानी अंबानी का, उनके नाम लेकर के तो कांग्रेस पे पलटवार खुद प्रधानमंत्री करते हैं। नहीं, पलटवार नहीं है ये तो। किस कारण से बोले ये प्रधानमंत्री जी को पूछिए कि अपने शागिर्दों के नाम उन्होंने जाहिर रूप से ले लिए और कहा कि ट्रक भर के काला पैसा भेजा है। अगर प्रधानमंत्री को पता है कि ये दोनों अडानी अंबानी के पास में काला पैसा है तो फिर रेड क्यों नहीं डलवाई? और रेड नहीं डलवाई तो चलो ठीक है, आज क्यों नहीं डलवा रहे रेड? कौन से टेम्पू में आ रहा है, उस टेम्पू का ड्राइवर कौन है? ये तो आपकी एजेंसियों को पता होना चाहिए ना कि ये शाह और तानाशाह जब देश चला रहे हैं तो इनको इतना भी नहीं पता चलता है। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जी सेल्फ गोल कर दिए हैं, उसी में फंस गए हैं। उनको यह उत्तर देना पड़ेगा कि अगर नोटबंदी के बाद भी काला पैसा है, ठीक है, कितनी सीट सापरा जी, कितनी सीट आएंगी बीजेपी की? कितनी सीट आएंगी? एक फिगर क्यों नरेंद्र मोदी दे रहे हैं? एक फिगर कितनी सीट आएंगी सापरा जी? भाई इंडिया गठबंधन की सत्ता बनेगी, ये लोग साफ हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। 50 की 30 की 22? अरे जाने दो, अपना बताइए ना, हमारी बड़ी फिक्र है कि हम 370 हैं। चलिए यहाँ से एक नई बहस शुरू हो जाएगी। ताल ठोके में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन नतीजों वाले दिन जी न्यूज पर जुड़िएगा जरूर, सबसे तेज नतीजे आपको जी न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे। सभी मेहमानों का ताल ठोके में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जुड़ने के लिए। जी न्यूज।